स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आरबीएससी राशन बोर्ड हिस्ट्री चैप्टर सेकंड का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो अपन ने पहले वीडियो में किया था गुप्त काल में कला साहित्य विज्ञान का विकास कंप्लीट कर लिया था। आज करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय पर टिप्पणी लिखिए। तो नालंदा विश्वविद्यालय पर टिप्पणी क्या थी? नालंदा विश्वविद्यालय भारत का प्राचीन विश्वविद्यालय व प्रमुख शिक्षा का केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। क्या था? गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। देश विदेश से छात्र शिक्षा ग्रहण करने नालंदा विश्वविद्यालय आते थे। शिक्षकों एवं छात्रों की संख्या कितनी थी? 10,000 से अधिक थी। नालंदा विश्वविद्यालय में धर्म, विज्ञान, उद्योग, तर्क आदि की शिक्षा दी जाती थी। क्या इसमें धर्म, विज्ञान, उद्योग, तर्क आदि की शिक्षा दी जाती थी। नालंदा विश्वविद्यालय में विशाल पुस्तकालय भी था। ठीक है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। गुप्त काल में गणित, ज्योतिषी, खगोल, रसायन, भौतिक, आयुर्वेद, शिल्प, चिकित्सा आदि का विकास प्रमुख रूप से हुआ था। ठीक है। आर्यभट्ट प्राचीन भारत गुप्त युगीन के सर्वश्रेष्ठ गणित एवं ज्योतिषी वैज्ञानिक थे। आर्यभट्ट ने दशागीतिक सूत्र, अष्टि शतक ग्रंथों की रचना की और आर्यभट्ट ने पृथ्वी गोल एवं उसकी दूरी पर घूर्णन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ठीक है। खगोल शास्त्री भास्कर प्रथम महान गणितज्ञ और ज्योतिषाचार्य थे। कौन थे? महान गणितज्ञ और ज्योतिषाचार्य थे। ठीक है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध खगोल शास्त्री भास्कर प्रथम ने भाष्य नामक ग्रंथ व आर्यभट्ट के ग्रंथों दर्शागीतिक सूत्र एवं अष्टि शतक पर टीका लिखी थी। ठीक है। नेक्स्ट है विरामिहिर एक महान ज्योतिषाचार्य थे। क्या थे? एक महान ज्योतिषाचार्य थे जो आर्यभट्ट के बाद हुए थे। ठीक है। विरामिहिर ने पंच सिद्धांतिका, विहित संहिता, वित्त जातक, लघु जातक नामक ग्रंथों की रचना की थी। सारे क्या थे? ग्रंथ इनकी क्या इन्होंने रचना की थी। विरामिहिर ने वर्गमूल एवं घनमूल, क्या है? वर्गमूल और घनमूल निकालने की पद्धति तथा खगोल वैज्ञानिक की विस्तृत विवेचना की है। विरामिहिर ने रोमक, पोलिश एवं सूर्य सिद्धांत का क्या किया था? प्रतिपादन किया था। ठीक है। अब गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत ब्रह्मगुप्त ने प्रतिपादित किया था। ये गुरुत्वाकर्षण क्या है? ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करती है, उसे क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ठीक है। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मपुट ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है। वांगभट्ट, नेक्स्ट क्या है? वांगभट्ट ने आयुर्वेद ग्रंथ अष्टांग हृदय की रचना की। ठीक है। नेक्स्ट है धन्वंतरि। चंद्रगुप्त द्वितीय ने के दरबारी धन्वंतरि प्रसिद्ध चिकित्सा विज्ञानी थे। ठीक है। क्या ये प्रसिद्ध चिकित्सा विज्ञानी थे? धन्वंतरि ने चिकित्सा ग्रंथ नवनीतिकम आयुर्वेद ग्रंथ की क्या की थी? रचना की थी। ठीक है। नेक्स्ट अपना है पलकाव। इसे क्या कहते हैं? पलकाव ने पशु हाथी चिकित्सा ग्रंथ हस्तायुर्वेद की रचना की थी। ठीक है। कणाद ऋषि ने गुप्त काल में वैश्विक दर्शन एवं अनुसिद्धांत का क्या किया था? प्रतिपादन और प्रचार किया था। अनुसिद्धांत क्या है? प्रत्येक पदार्थ बहुत ही छोटे कणों से निकल बना हुआ होता है, उसे क्या कहते हैं? अनुसिद्धांत कहते हैं। नागार्जुन रसायन और धातु विज्ञान के विख्यात ज्ञाता थे। क्या थे? रसायन और धातु विज्ञान के विख्यात ज्ञाता थे। नागार्जुन ने रस चिकित्सा का आविष्कार किया तथा बताया कि सोना, चांदी इत्यादि खनिजों से रासायनिक प्रयोगों से रोग की चिकित्सा हो सकती है। रोगों की क्या हो सकती है? चिकित्सा हो सकती है। नेक्स्ट है अपना है प्रयाग प्रशस्ति।
पर टिप्पणी। प्रयाग प्रशस्ति पे है क्या ये? प्रयाग प्रशस्ति गुप्त राजवंश के सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशन द्वारा रचित लेख था। किसके द्वारा था? हरिशन द्वारा रचित लेख था। इस लेख को समुद्रगुप्त द्वारा 200 ईस्वी में कौशाम्बी से लाए गए अशोक स्तंभ पर खुदवाया गया था। किस पर खुदवाया गया था? अशोक स्तंभ पर खुदवाया गया था। इसमें उन राज्यों का वर्णन है जिन्होंने समुद्रगुप्त से युद्ध किया और हार गए। किससे किया था? समुद्रगुप्त से तो युद्ध किया था और बाद में हार गए थे तथा उसके अधीन हो गए। इसके अलावा समुद्रगुप्त ने अलग अलग स्थानों पर एरन प्रशस्ति, ज्ञातमर प्रशासन लेख आदि खुदवाए थे। इस प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य का अच्छा विस्तार किया था। ठीक है। नेक्स्ट है गुप्तकालीन आर्थिक जीवन की विवेचना कीजिए। इस आर्थिक जीवन में क्या है, इसके पॉइंट आगे आपको बताती हूँ। देखो, गुप्तकालीन आर्थिक जीवन की विवेचना कीजिए। इसका आर्थिक जीवन क्या था? देखो, आर्थिक जीवन में गुप्त काल में कृषि, पशुपालन, उद्योग एवं शिल्प तथा व्यापार वाणिज्य में अभूतपूर्व उन्नति हुई थी। ठीक है। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या बना? कृषि। ठीक है। गुप्त काल में कृषि, पशुपालन, उद्योग एवं शिल्प तथा व्यापार वाणिज्य में अभूतपूर्व उन्नति हुई। अब देखो, फर्स्ट पॉइंट है कृषि। कृषि में गुप्तकालीन कृषि के बारे में जानकारी स्मृतियों, व्यर्थ संहिता, अमराकोश आदि से मिलती है। ठीक है। वह संहिता में बीजों की गुणवत्ता बढ़ाने एवं धरती की उर्वरा शक्ति में वृद्धि करने के तरीकों का क्या मिलता है? उल्लेख किया गया है। स्कंदगुप्त ने अपने शासनकाल में सुदर्शन झील का क्या पुनरुद्धारण क्या किया था? दोबारा सही करके बनवाया। पुनरुद्धार दोबारा सही करके बनवाया, इसलिए करवाया था कि वो अपनी प्रजा को सिंचाई के लिए पानी पहुंचा सके। ठीक है। अब भेड़ संहिता में 3 फसलों श्रवण, बसंत और चैत्र या विशाख की जानकारी मिलती है। ठीक है। वेंगसांग के अनुसार पश्चिमोत्तर भारत में ईख के गन्ना, गेहूं तथा मगध एवं उसके पूर्वी क्षेत्र में चावल की पैदावार होती थी। ठीक है। अमर सिंह की अमरकोश में 12 प्रकार की फसलों का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है, पहले अपना कृषि था, सेकंड है पशुपालन। ठीक है। पशुपालन में कमांद की है नीतिसार के अनुसार गोपालन वैश्य का पेशा था। ठीक है। क्या था? वैश्य का गोपालन वैश्य का पेशा था। गुप्त काल में पालतू पशु के रूप में गाय, घोड़े, भैंस, ऊंट, बकरी, भेड़, गधा, कुत्ता, बिल्ली आदि का क्या उल्लेख अमरकोश में मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट अपना है उद्योग एवं शिल्प। इसमें क्या था? उद्योग एवं शिल्प में क्या था? उद्योग एवं शिल्प में गुप्त काल में धातु शिल्प, वस्त्र निर्माण, आभूषण कला, कंठ शिल्प, साथ ही पाषाण शिल्प, हाथी दांत, धातु कर्म, बर्तन, जहाज उद्योग विकसित हुए थे। धातु विज्ञान के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व प्रगति हुई थी, जिसका एक उदाहरण महरौली का है, दिल्ली का लोहा स्तंभ है, जो इतनी शताब्दियों बाद भी बिना जंग लगे हुए अक्षित खड़ा है। ठीक है। क्या है ये? बिना जंग लगे हुए ठीक ठाक खड़ा है या अक्षित खड़ा है। गुप्तकालीन ताम्र शिल्प का एक श्रेष्ठ उदाहरण तांबे की विशालकाय बुद्ध की मूर्ति है, जो सुल्तानगंज से मिलती थी। कहाँ से मिलती थी? जो सुल्तानगंज से मिलती थी। इस समय यह मूर्ति इंग्लैंड के बर्मिंघम के संग्रहालय में है। बर्मिंघम के संग्रहालय में है। ठीक है। गुप्त सम्राटों में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने सिक्के प्रचलित किए थे। किसने किए थे? चंद्रगुप्त प्रथम ने सिक्के प्रचलित किए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय सोने के अतिरिक्त चांदी एवं तांबे का भी मुद्राओं के लिए प्रयोग किया गया था।
किसके लिए? सोने एवं तांबे क्या भी मुद्राओं के लिए प्रयोग किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है गुप्त काल में आभूषण बनाने के लिए स्वर्ण व रजत के अलावा विभिन्न प्रकार के रत्नों का प्रयोग होता था। वेद संहिता में 22 प्रकार के रत्नों का क्या है? उल्लेख है। कितने प्रकार के हैं? 22 प्रकार के रत्नों का उल्लेख है। इलाहाबाद के निकट बीत नामक स्थल पर गुप्तकालीन हाथी दांत की बनी 2 मोहरें प्राप्त हुई हैं। कितनी मोहरें प्राप्त हुई हैं? 2 मोहरें प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट अपना है वस्त्र। अमरकोश में गुप्त काल में वस्त्र उद्योग के साथ साथ रेशम का कपड़ा बनाने की पूरी प्रक्रिया का विवेचन है। ठीक है, नेक्स्ट अपना है 5th नंबर पे श्रेणी संगठन। गुप्त काल में शिल्पी, उद्यमी तथा व्यापारियों ने अपने अलग अलग संघ या संगठन बना रखे थे। क्या किया था? अपने अलग अलग संघ या संगठन बना रखे थे जिन्हें श्रेणी, निगम अथवा गण कहा जाता था। क्या कहा जाता? श्रेणी, निगम अथवा गण कहा जाता था। प्रत्येक शिल्पियों की अलग अलग श्रेणियां होती थी। क्या थी? इनकी अलग अलग श्रेणियां होती थी। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। क्या कहा जाता? श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। गुप्त काल में श्रेणी से बड़ी संस्था होती थी जिसकी शिल्प श्रेणियां सदस्य होती थी, उसे निगम कहा जाता था। निगम का प्रधान क्या कहता? श्रेष्ठ कहलाता था। निगम का प्रधान क्या कहलाता था? श्रेष्ठ कहलाता था। नेक्स्ट है गुप्त काल में व्यापार। गुप्त काल में व्यापार इसमें गुप्त काल में 2 तरह से व्यापार होता था, आंतरिक व्यापार और विदेशी व्यापार। अब इसमें क्या था? आंतरिक व्यापार में गुप्त काल में व्यापार में पहले है गुप्त काल में 2 तरह के व्यापार होता था, आंतरिक व्यापार और विदेशी व्यापार। इसमें नंबर 1 पे आंतरिक व्यापार। आंतरिक व्यापार में क्या था? गुप्त काल में आंतरिक व्यापार सड़कों और नदियों के द्वारा होता था। किसके द्वारा? सड़कों और नदियों के द्वारा होता था। गुप्त काल में मार्गों से यात्रा सुरक्षित एवं निरापद थी। ठीक है, चीनी यात्री फायान ने लिखा है कि उसने भारत में अपनी यात्रा के दौरान कहीं असुरक्षा महसूस नहीं की है। क्या किया? उसने कहीं भी अपनी असुरक्षा महसूस नहीं की है। प्रमुख व्यापारिक नगर कौन कौन से थे? उज्जैन, बड़ौच, प्रतिष्ठान, विदिशा, प्रयाग, पाटलिपुत्र हो गया, वैशाली हो गया, ताम्रलिप्त, मथुरा हो गया, कौशाम्बी आदि। उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर था। क्या था? उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर था। ठीक है, नेक्स्ट है व्यापारिक एवं औद्योगिक केंद्र कौन से थे? पेशावर, मथुरा, उज्जैन, पैठान आदि थे। ठीक है, ये व्यापारिक एवं औद्योगिक केंद्र थे। नेक्स्ट है इसमें विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार में क्या था? गुप्त काल में भारत के अनेक देशों से व्यापारिक संबंध थे। क्या थे? अनेक व्यापारिक संबंध थे जिनमें चीन, श्रीलंका, फारस, अरब, इथोपिया, ठीक है, रोमन हो गया साम्राज्य तथा हिंद महासागर के द्वीप हैं। भारत में चीन से रेशम, इथोपिया से हाथी दांत व अरब, ईरान तथा विक्टोरिया से घोड़ों का आयात होता था। चीन का रेशम जो चीनाशुक के नाम से भी प्रसिद्ध था, भारत के बाजारों में अत्यधिक प्रसिद्ध था। ठीक है, ताम्रलिप्त पूर्व भारत में होने वाले समुद्री व्यापार का व्यापार का सबसे केंद्र था। ठीक है, यदुवंश एवं दशाकुमार चरित्र में ताम्रलिप्त से होने वाले समुद्री व्यापार का क्या इसमें उल्लेख है। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्व के स्रोत। गुप्त काल में भू राजस्व राजकीय आय का प्रमुख स्रोत था। ठीक है, गुप्त काल में अभिलेखों में भूमि कर को भाग कहा गया है। क्या कहा गया? भूमि कर को भाग कहा गया है। गुप्त काल के निम्नलिखित कर, इसमें कर कौन कौन से? भाग का भूमि उपज का लगभग 1/6 भाग राजा को दिया जाने वाला कर। ठीक है, कितना? ये भूमि का 1/6 भाग क्या है? राजा को दिए जाने वाला कर था। ठीक है, भोग, राजा को प्रतिदिन दी जाने वाली फल, फूल, सब्जियों आदि की भेंट। ठीक है,
ऊपरी कर एवं उद्रांग, यह एक प्रकार के भूमिकर थे। क्या था? ये एक प्रकार का भूमिकर थे। गुप्त काल में करों की अदायगी दोनों ही रूपों हिरण्ययन नगद तथा मेन अन्न में की जाती थी। ठीक है, तो ये फायान ने भारत के बारे में क्या लिखा, ये अपने कल स्टार्ट करेंगे, तो आप इसके अच्छे से नोट्स बना लेना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।